हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेमीकंडक्टर। जो हमारी सेमीकंडक्टर की ई लेक्चर सीरीज चल रही है, आज अपन उसके अंदर टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर के प्रकार पढ़ने से पहले, जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, उसका एक हल्का सा रिवीजन करते हैं। ठीक, तो देखते हैं सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं। सेमीकंडक्टर वो पदार्थ होते हैं जिनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल, ठीक है, फॉरबिडन गैप जो है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। कहने का मतलब ये हमारा इस तरीके से ये बैलेंस बैंड हो गया और ये कंडक्शन बैंड हो गया। ठीक है, जो कि पदार्थ की कंडक्टिविटी को बताता है। इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो फॉरबिडन गैप होता है। फॉरबिडन गैप किसके इक्विवेलेंट होगा, ये लोवेस्ट एनर्जी लेवल है ईसी, ये अपर एनर्जी लेवल है बैलेंस बैंड का ईवी। तो हमें पता है कि डेल्टा ईजी की वैल्यू क्या होती है, ईसी माइनस ईवी। ये जो फॉरबिडन गैप है, ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है, अगर वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो हम क्या बोलते हैं कि ये पदार्थ किस प्रकार के हैं, सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी के आधार के ऊपर है। ठीक है, ये बैंड जब बनता है उसके आधार पे हमने समझाया है। ठीक, चलिए अब इसके बाद में थोड़ा सा और इसका रिवीजन करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई सेमीकंडक्टर के जो प्रकार बताए थे, एक तो बताया था भाई एलिमेंटल, ठीक है, और एक हमने बताया था कंपाउंड। तो एलिमेंटल के लिए जर्मेनियम और सिलिकॉन बताए थे। ठीक, कंपाउंड के अंदर हमारे पास गैलियम आर्सेनाइड हो गया, मान लो कैडमियम सल्फाइड हो गया, ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड हो गया, ये है हमारे पास एंथ्रासिन है, पॉलीएनिलीन है। तो ये हमारे पास के कंपाउंड वाले होते हैं, कुछ कार्बनिक है, कुछ अकार्बनिक और ये पॉलीमर वाले हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये होते हैं। जब हम इसकी बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर जब शुद्धता के आधार पर बताए जाते हैं तो ये फिर दो प्रकार हो जाते हैं। ये तो इनके मिश्रण और प्योरिटी के आधार पे हमने बताया, एलिमेंटल, सेमीकंडक्टर और कंपाउंड। जब हम बात करते हैं शुद्धता के आधार पे, तो जो हमारे पास प्योरिटी की कसौटी है, यानी हम शुद्धता की जो शर्त है, वो शुद्धता की शर्त हम क्या मानते हैं कि 10 की पावर 8 अनुपात 1। 10 की पावर 8 मतलब सेम काइंड ऑफ एटम है, एक जैसे परमाणु है। ठीक है, सेम काइंड ऑफ एटम, एक जैसे परमाणु मान लो अपने अर्धचालक के हो गए। अर्धचालक जो भी आप ले लो, जैसे जर्मेनियम या सिलिकॉन। और एक की अगर हम बात करते हैं तो ये इम्प्योरिटी एटम है, ये अपने पास कोई सा भी हो सकता है इम्प्योरिटी एटम। तो अगर इस रूप में हमें मिलता है तो हम कहते हैं शुद्ध है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के अंदर आप कुछ भी देखोगे तो प्रकृति में कोई भी पदार्थ एकदम शुद्ध नहीं मिलता, 100% प्योर कुछ भी नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें मिलावट होती है। तो फिर भी हम कहते हैं अगर ये रेशो या इससे कम है, और ठीक है, कहने का मतलब 10 की पावर 9, 10 इस तरह के एटम एक जैसे और उसके अंदर कोई एक डिफरेंट काइंड ऑफ एटम हो, तो हम कहते हैं कि हाँ भाई ये शुद्ध है, शुद्ध माना जा सकता है। ठीक है, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है हमारे पास, इनको हम शुद्ध अर्धचालक की श्रेणी में लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर ये जो शुद्धता की शर्त है वो लागू होता है। किसके अंदर? जर्मेनियम और सिलिकॉन में। ठीक है, ये और इससे जुड़ी हुई बातें अपने को याद रखनी है क्या, कि ये 4th कॉलम के हैं, चतुर्थ वर्ग के हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर ये 4th कॉलम के अंदर आते हैं। यानी इनकी जो संयोजकता है, वो संयोजकता क्या है, इनकी संयोजकता इनकी +4 है। ठीक है, +4। अब हम बात करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी। जैसे कि कल क्रिस्टल संरचना हमने बनाई थी, तो क्रिस्टलीय संरचना में हम बता रहे हैं कि इस तरह का होता है स्ट्रक्चर इसका, रेगुलर टेट्राहाइड्रल होता है ये स्ट्रक्चर इसका। ठीक है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। कल वाले डायग्राम में नहीं दिखा होगा तो आज स्पष्ट दिख जाएगा। तो ये हमारे पास जो भी आपके कॉर्नर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे पास अर्धचालक के ये क्या है, एटम्स है। ठीक है, तो ये होता है। अगर हम इसका एटॉमिक लेवल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम एटॉमिक लेवल का स्ट्रक्चर जब भी देखेंगे तो क्या होगा, जैसे मैंने सिलिकॉन का बनाया था पिछले लेक्चर में, इस बार जर्मेनियम का बना देते हैं। क्यों? क्योंकि जर्मेनियम और सिलिकॉन ये जो हमारे पास है, ये दो प्योर सेमीकंडक्टर माने जाते हैं, क्योंकि इनमें ये वाली जो शर्त है वो लागू होती है। ठीक, तो जर्मेनियम
कि जब हम बात करते हैं संयोजकता +4 है, तो जैसे हमने पहले भी ये समझाया था कि +4 संयोजकता का मतलब क्या है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, बाकी पूरी कक्षा खाली पड़ी है। इसीलिए इन 4 इलेक्ट्रॉन को त्यागने में, इनको अलग करने में ये ज्यादा विश्वास रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 4 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो पूरी कक्षा ही खत्म हो जाएगी और अक्रिय गैस विन्यास इनका रूप हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी आपको ये चीज नहीं क्लियर हो रही है तो मैं जर्मेनियम का यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखता हूँ। तो जर्मेनियम जो है वो 32 नंबर पर आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है 3d10 3d10 को मैं इधर ही लिखता हूँ, चलो 3d10 4s2 4p2। देखो हमारे पास 2n² लॉ से हमें पता है कि जो 2n² नियम है इसके अनुसार जो हमारे पास पहली कक्षा होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। ठीक है, n बराबर 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 4 गुना 8, तो मतलब दूसरी में 8। तो ये पहली कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास। ये जिसके आगे 2 2 लिखा है इसका मतलब ये दूसरी कक्षा है। तो दूसरी कक्षा में आप देख रहे हो 2s2 2p6 कितने हो गए 8, और ये हमारे पास तीसरी कक्षा हो गई। ठीक है, 1s2 2s2 2p6, फिर हमारे पास है 3s2, इसमें अपन ने 3p6 को छोड़ दिया है। चलो मैं इसको अब थोड़ा यहाँ मिटा देता हूँ, जगह हो जाएगी लिखने के लिए। ठीक है, तो 3s2 3p6 और ये 3d10। ठीक, तो तीसरी कक्षा में कितने आते हैं 18, देख लेंगे। यहाँ n का मान आप 3 रखोगे तो 2n² लॉ के अकॉर्डिंग 3 का स्क्वायर बनेगा 9 और 9 का 2 से गुना होकर कितना आएगा 18, यानी 3s2 3p6 और 3d10 10 6 16 और 2 18, तो 18 हो गए। अब इसके बाद चौथी कक्षा में यहाँ n का मान अगर मैं 4 रख दूं, n का मान 4 रख दूं तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना बनेगा 16। ठीक है, और 16 का 2 से गुना होकर कितना आएगा 32, यानी n बराबर 4 में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। परंतु चौथी कक्षा में देखेंगे ये चौथी कक्षा इन खाली पड़ी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 32 आ सकते हैं, पर है कितने टोटल 4। तो इन 4 को अगर हटा दें तो इससे अंदर वाली जो सेल है वो पूरी भरी हुई है, यानी इसका ऑक्टेन पूरा कंप्लीट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है इनर्ट गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा, अक्रिय गैस विन्यास हो जाएगा। तो यहां तक अगर ये हट भी जाते हैं, ये चले भी जाते हैं, तो हमारे पास ये ज्यादा स्थायी रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जर्मेनियम का स्ट्रक्चर देखेंगे तो 4s2 और ये 4p2 जो है, जो ये 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने में विश्वास रखेगा। तो जर्मेनियम के क्रिस्टल के अंदर क्या होता है कि एक जर्मेनियम परमाणु जो है वो अपने निकटवर्ती 4 जर्मेनियम परमाणु के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको मैं यहाँ पर ऐसे दिखा रहा हूँ। एक जर्मेनियम परमाणु अगले 4 जर्मेनियम परमाणु से ऐसे घिरा रहेगा। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक, अब ये जर्मेनियम परमाणु अगले किसी जर्मेनियम परमाणु से ऐसे बॉन्ड बनाएगा, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे होगा। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं अपन, ये इसका स्ट्रक्चर अपन दिखा रहे हैं कि ये जर्मेनियम परमाणु इसके ये 4 इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे हैं इनको त्यागने की कोशिश में अगले 4 से एक जर्मेनियम जो निकटवर्ती 4 है, जो 4 से घिरा रहता है, ये उनसे एक एक इलेक्ट्रॉन का ऐसे साझा कर लेता है। ठीक है, तो ये इस तरह से साझा कर लेगा। तो ये साझा कर लेगा तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होता चला जाएगा। तो ये जर्मेनियम का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, तो आप इस स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी बॉन्ड है वो सारे के सारे कंप्लीट हैं, भरे हुए हैं, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ पड़ा है। ठीक, तो ये जो संरचना हम दिखा रहे हैं, ये संरचना हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो है, परम शून्य ताप की अगर हम बात कर रहे हैं तो परम शून्य ताप जो होता है 0 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर का पैमाना है 0 केल्विन। यहाँ पर कंफ्यूजन मत करना बच्चों, 0 केल्विन का मतलब ये नहीं है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जिससे फ्रिज के अंदर बर्फ जमती है, वो टेम्परेचर नहीं। परम शून्य ताप का मतलब क्या है कि थर्मल एनर्जी खत्म, थर्मल एनर्जी है ही नहीं, तापीय ऊर्जा है ही नहीं। ये माइनस में 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, हमें पता है कि भाई माइनस में अगर 12 जाता है
मान लो -0 डिग्री पे बर्फ जमनी चालू हो जाती है, तो जैसे लेह लद्दाख है वहां पर -40 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो वहां पर कितनी ठंड रहती है, तो ये माइनस में 273.15 है, ठीक है, जिसे हम 0 केल्विन बोल रहे हैं, परम शून्य ताप, जहां थर्मल एनर्जी खत्म हो गई। ये उस टेम्परेचर पर ये सेमीकंडक्टर जो है हमारे पास जर्मेनियम उसका स्ट्रक्चर है। अब इसमें थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है क्या कि परम शून्य ताप पर जर्मेनियम की संरचना बनाइए। तो देखिए ये चतुष्फल की संरचना है, जो कि क्रिस्टल में तो इस तरीके से दिखती है, एटॉमिक लेवल पर ऐसे होती है, ठीक है। अब यहाँ आप देखोगे कि सभी जर्मेनियम परमाणु कोवलेंट सहसंयोजक बंध बनाकर बैठे हुए हैं, तो सारों के बॉन्ड कंप्लीट है, तो यहाँ कहीं भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या? यहाँ कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। और पदार्थ की जो चालकता होती है वो किससे डिफाइन होती है? पदार्थ की चालकता डिफाइन होती है उसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से, यानी कंडक्टिविटी सीधा सीधा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। तो अगर यहाँ कोई भी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इसका मतलब परम शून्य ताप पर एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है इसमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई चालकता नहीं होगी। तो यही सेमीकंडक्टर, यही अर्धचालक परम शून्य ताप के ऊपर जो व्यवहार करेगा वो कैसा व्यवहार करेगा? इंसुलेटर की तरह, कुचालक। और ये प्रश्न आता है, ठीक है, कि परम शून्य ताप पर अर्धचालक होते हैं, परम शून्य ताप पर अर्धचालक होते हैं। ऑप्शन आ जाएंगे ऐसे, सुचालक, कुचालक, अर्धचालक, या कुछ नहीं कह सकते। तो परम शून्य ताप पर जो अर्धचालक है, जो भी सेमीकंडक्टर है, वो कैसा व्यवहार करते हैं? कुचालक की तरह, मतलब सेमीकंडक्टर एज ए इंसुलेटर एट द 0 केल्विन टेम्परेचर। तो ये हमारे पास इसका जो बेसिक है वो हमने जो डिस्कस करा हुआ था पहले, वो आज भी थोड़ा सा बता दिया है, ताकि सेमीकंडक्टर को अब जो हम पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत ना आए। बेसिक चीज वापस एक बार देख लीजिए। हमारे पास अगर उनके मिश्रण के आधार पर देखें तो 2 प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं, एलिमेंटल और कंपाउंड, ठीक है। शुद्धता की शर्त के आधार पर देखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास 2 प्रकार के अर्धचालक होते हैं शुद्धता की शर्त के आधार पर। ये होते हैं हमारे पास, एक तो कहलाते हैं नेज, कई किताबों में निज भी लिखा होता है, और एक कहलाते हैं अपद्रव्यी, ठीक है, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर है तो उनको नेज, ठीक, या क्या बोला जाता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये, और ये जो अपद्रव्यी है इनका दूसरा नाम क्या है? बाह्य, ठीक है, अपद्रव्यी, बाह्य, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? एक्सट्रिंसिक बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक। अशुद्ध बोल दें या तो हम, ठीक है, या तो शुद्ध बोल दें, और नाम जो है वो क्या हो सकता है? या तो शुद्ध अर्धचालक हो सकता है, या फिर हमारे पास क्या हो सकता है? अशुद्ध, अशुद्ध अर्धचालक, ठीक। तो प्योरिटी के आधार पे सेमीकंडक्टर 2 प्रकार के हैं, जैसे मिश्रण के आधार पे 2 थे, एलिमेंटल और कंपाउंड, वैसे प्योरिटी के आधार पे 2 प्रकार के हैं। आपसे अगर सीधा प्रश्न पूछता है कि सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको 2 ही बताने। सेमीकंडक्टर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शुद्ध, इसी का अगला नाम क्या है? इंट्रिंसिक, इंग्लिश में बोल दें तो, या प्योर बोल दें, या बोल दें नेज, आपकी बुक में नेज लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से जब इसमें हम अशुद्धि मिलाते हैं तो वो दूसरे अर्धचालक कौन से बन जाते हैं? वो अर्धचालक बन जाते हैं हमारे पास अपद्रव्यी, ठीक है, या बाह्य बोल दें, या अशुद्ध बोल दें, इंग्लिश में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसके 2 एग्जांपल है, जर्मेनियम और सिलिकॉन। सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसका स्ट्रक्चर पिछले वीडियो लेक्चर से आप देख सकते हैं। आज हमने इसलिए जर्मेनियम का बता दिया। जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, लास्ट वाली कक्षा में 32 आ सकते हैं, n=4 में, पर पढ़े कितने हैं? 4s2 मतलब 4 ही है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि अंदर का इनर्ट गैस विन्यास बन जाता है, जिससे ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि अक्रिय गैस विन्यास जो है वो ज्यादा स्थायित्व, जिसका ऑक्टेन कंप्लीट रहता है वो प्रकृति में ज्यादा स्थायी। तो इसीलिए इनकी संयोजकता क्या है? +4 बनती है, जो अभी इससे थोड़ी देर पहले हमने लिखी हुई थी। इसकी बैलेंसी जो है वो +4 होती है, उसी के कारण ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। फिर इसमें सवाल पूछ लेता है, और यहाँ से क्लियर कट पता भी चल रहा है कि एक जर्मेनियम परमाणु जब 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके निकट वाले 4
ठीक है, नियर बाई जो 4 जर्मेनियम एटम है उसके साथ इस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, तो सारे बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन से फुल है, तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी किसी भी प्रकार की कोई कंडक्टिविटी नहीं है। बट ऐसा होता है केवल परम शून्य ताप पर। जो रूम टेम्परेचर है वो 20 डिग्री या 30 डिग्री हम जो बोलते हैं, गर्मियों में लगभग हमारे पास हम कहते हैं कि 24 डिग्री 25 डिग्री 27 डिग्री तक हमारे पास रूम टेम्परेचर रहता है। सर्दियों में भले ही कम हो जाता है, तो उतने टेम्परेचर पे हम कहते हैं थर्मल एनर्जी खूब है, उतने टेम्परेचर पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास काफी मौजूद रहेंगे। पर अगर परम शून्य ताप की बात करते हैं तो परम शून्य ताप पर जो अर्धचालक है, प्योर सेमीकंडक्टर है, वो कुचालक ही होता है। ये हमारा बेसिक था जो हमने देखा। अब हम इसके बाद ये प्योर और इम्प्योर जो सेमीकंडक्टर है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए इसको अब हम मिटा देते हैं। देखिए, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 2 प्रकार के हैं। ठीक है, प्योर बोल दे, नेज बोल दे, कई बुक में गलती से निज भी लिखा होता है। ठीक है, प्योर, नेज, निज, या हम कहें शुद्ध अर्धचालक। ठीक है, कौन से होते हैं? जिनमें ये रेशो काम कर रहा हो 10 की पावर 8, तो मतलब जो आपने सेमीकंडक्टर लिया उसके सेम एटम और एक इम्प्योरिटी एटम हो सकता है। ठीक है, इम्प्योरिटी एटम। इसी तरीके से सेमीकंडक्टर के दूसरे टाइप की बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है? अपद्रव्यी, अशुद्ध, बाह्य। ठीक है, बाहर का बाह्य, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये हमारे पास अशुद्ध है। इसका क्या मतलब है कि जो शुद्ध थे इनसे अशुद्ध बनाने हैं, इसमें इम्प्योरिटी मिला दी जाती है। ठीक, अब शुद्ध से अशुद्ध मिला बनाए जाते हैं, तो वो क्यों बनाने, उसका रीजन यहां से समझ लीजिए। ठीक है, अब मान लो हमारे पास रूम टेम्परेचर की जब हम बात कर रहे हैं तो रूम टेम्परेचर पर्याप्त थर्मल एनर्जी है। ठीक है, पर्याप्त ऊष्मा ऊर्जा है, या ऐसे समझ लो कि ये 0 केल्विन पे था और मैंने इसको गर्म करना चालू कर दिया। गर्म करेंगे तो हीट मिलेगी सारे एटम्स को, इलेक्ट्रॉन्स को। तो क्या होता है, थर्मल एनर्जी का ये फंडामेंटल रूल है, थर्मल एनर्जी का जो उपयोग होता है वो सबसे पहले होता है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने में, यानी गतिज ऊर्जा इंक्रीज करने में। ठीक है, तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे हम कह रहे हैं थर्मल एनर्जी है ही नहीं, मतलब सब चीज एकदम रेस्ट में पड़ी, कोई हिलडुल नहीं रहा, सब अपने आराम से बैठे हुए। परंतु जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा 0 केल्विन से, इसका मतलब थोड़ी सी हीट मिलने लग गई, यानी थर्मल एनर्जी अब आ गई है। उस थर्मल एनर्जी का सबसे पहला उपयोग ये क्या करेंगे, ये सबसे पहला उपयोग करेंगे गतिज ऊर्जा में। ये फंडामेंटल रूल है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का। तो हम जब बात कर रहे हैं कि जब इसके अंदर थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो इनके गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा बढ़ने का मतलब ये कहीं भागने नहीं लग जाएंगे। गतिज ऊर्जा मतलब है, गतिज ऊर्जा इंक्रीज होने का अर्थ है कि इनके जो वाइब्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज होने लग जाएंगे। तो ये सब क्या ऐसे हिलने डुलने लगेंगे। ठीक है, मान लो ये ऐसे कंपन कर रहा है, ये ऐसे कंपन कर रहा है, तो इनके कंपन जैसे जैसे बढ़ेंगे, इनके कंपन जैसे जैसे बढ़ेंगे तो इनका जो बॉन्ड है वो टूट सकता है। ठीक है, अगर बॉन्ड टूट गया तो वहां से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा फ्री, तो वो फ्री स्पेस में आ जाएगा। तो इसमें कुछ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाने से इनकी कुछ ना कुछ चालकता रहती है। सामान्य अवस्था जो रूम टेम्परेचर की हम बात करते हैं, ठीक है, सामान्य अवस्था वही है हमारे पास रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर के ऊपर कुछ ना कुछ चालकता रहती है। ठीक है, इनकी प्योर की बता रहे हैं, प्योर की जो चालकता है वो कुछ ना कुछ होती जरूर है, ऐसा नहीं कि 0 कंडक्टिविटी का हो, चालकता रहती है। परंतु कैसी रहती है, सारे बंद टूट जाएंगे तो फिर स्ट्रक्चर कहां बची, कुछ एक आधा जिसका कम हो रहा होगा, जिसका अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, जिनका वो टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये चालकता तो रहती है परंतु कैसी रहती है, नेग्लिजिबल, नगण्य।
अगर इसकी कंडक्टिविटी नेग्लिजिबल है रूम टेम्परेचर पे, तो हमारे पास ये फिर क्या काम आएगा भाई? चालकता नहीं है तो करंट का फ्लो ही नहीं करेगा, ठीक है। नगण्य मात्रा अगर करंट फ्लो होगा तो ये हमारे काम का नहीं रहेगा। इसीलिए शुद्ध अर्धचालकों को क्या करा जाता है? अशुद्ध जबरदस्ती बनाया जाता है, ठीक है, ताकि उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे कि अशुद्ध अर्धचालक क्यों बनाए जाते हैं, मतलब नीड ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्यों है हमें, वो इसलिए क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो नेग्लिजिबल रहती है, ठीक है, उसका बहुत ज्यादा कोई यूटिलाइज नहीं कर सकते। प्योर सेमीकंडक्टर का केवल हीट सेंसिटिव रेजिस्टेंस बनाने में उपयोग बचा है केवल, ठीक है। बाकी ये हमारे पास अशुद्ध अर्धचालक बनाने में ही काम आते हैं, इनका कोई उपयोग नहीं है प्योर सेमीकंडक्टर का, ठीक है। हीट सेंसिटिव रेजिस्टेंस, उष्मा संवेदी प्रतिरोध बनाने में, उष्मा संवेदी प्रतिरोध बनाने में उपयोग है इनका, ठीक है। उष्मा संवेदी प्रतिरोध बनाने में उपयोग है। इसका क्या मतलब है? मतलब ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जहां पर जैसे जैसे हीट बढ़ती जाए तो रेजिस्टेंस कम होता जाए, उस जगह इनका उपयोग हो जाता है। कहने का मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे ना। टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ना, ठीक है। इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ना। इसका मतलब हुआ कि रेजिस्टेंस क्या हो गया? कम। तो बस ऐसा रेजिस्टेंस बनाने में इसका काम आता है जहां कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजायरेबल है कि जहां पर टेम्परेचर बढ़ता जाए तो उसका रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर कम होता जाए, वही काम आते और कहीं काम नहीं आते। इसीलिए जब हम देख रहे हैं कि इनकी जो कंडक्टिविटी बहुत ही कम है तो इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाएं तब भी उपयोग में आएगी। तो कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्योर को इम्प्योर करना पड़ता है, इम्प्योर बनाना पड़ता है, ठीक है। तो प्योर को इम्प्योर बनाने का जो तरीका होता है उसे हम कहते हैं डोपिंग, ठीक। प्योर से इम्प्योर बनाने के लिए, ठीक है, प्योर से कन्वर्ट करें अगर उसको इम्प्योर में, तो जो प्योर में इम्प्योरिटी मिलाने का जो तरीका है, ठीक है, इम्प्योरिटी मिलाने का जो तरीका है उसको हम क्या बोलते हैं? डोपिंग। आपने नाम सुना होगा, जैसे आजकल एथलीट कोई ऐसे शक्तिवर्धक दवाइयां खा लेते तो उनका डोप टेस्ट होता है, तो कहते हैं कि भाई इन्होंने वो प्रतिबंधित दवाइयां खाई है इसलिए ये अभी एलिजिबल नहीं है। तो वो डोपिंग शब्द जो है हिंदी में बोलते हैं इसको मादन, ठीक है। तो डोपिंग करने के कई तरीके हैं। सिलेबस में हमारे पास क्या है? विसरण विधि। तो मैं सिर्फ एक विसरण विधि को यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, ठीक है। विसरण विधि, डिफ्यूजन मेथड, ठीक। इसमें क्या करते हैं? इसमें हम जर्मेनियम या सिलिकॉन का कोई एक टुकड़ा ले लेते हैं। जर्मेनियम ले लो चाहे सिलिकॉन का एक स्लैब ले लो, छोटा सा टुकड़ा ले लो, उस पे जो भी इम्प्योरिटी मिलानी है ना उस इम्प्योरिटी का यहाँ पर लेप कर देते हैं, ठीक। तो ये जर्मेनियम या सिलिकॉन का मैंने एक टुकड़ा लिया और मैंने इसमें इम्प्योरिटी मिला दी, ठीक है। ये इम्प्योरिटी करते हैं। जर्मेनियम या सिलिकॉन में जब आपने इम्प्योरिटी मिलाई है, इम्प्योरिटी का लेप कर दिया है, फिर उसके बाद इसको भट्टी में उल्टा लटकाकर हीट दी जाती है, हीट, ठीक है। ये डोपिंग विधि है, मिश्रण विधि, डिफ्यूजन मेथड है हमारे पास, ठीक है। तो हम उसी को बता रहे हैं। मतलब प्योर को इम्प्योर बनाने का कारण समझ आया, क्योंकि हमें क्या बढ़ानी है? चालकता, क्योंकि नगण्य चालकता हमारे काम की नहीं किसी भी प्रकार की। तो उसको इम्प्योर करने के लिए इम्प्योरिटी मिलाने का तरीका डोपिंग है, और डोपिंग के अंदर कई विधि है, धातु गलन है, एपिटेक्सुअल ग्रोथ है, ठीक है। ये हमारे पास डिफ्यूजन मेथड है। ऐसे एक और है हमारे पास, लेयर बाय लेयर जब हम उसके अंदर अशुद्धि मिलाते हैं। तो हमारे पास सबसे बढ़िया और इजी यही है और ये सिलेबस में है। तो डिफ्यूजन मेथड के अंदर हमें क्या करना है? कोई भी प्योर सेमीकंडक्टर, ये जर्मेनियम या सिलिकॉन हमारे पास कैसा है? प्योर है। तो प्योर सेमीकंडक्टर का टुकड़ा लो, उस पे अशुद्धि का लेप करो, इम्प्योरिटी का लेप कर दो और उसको भट्टी में उल्टा लटका दो और उधर से हीट मिलता रहेगा। हीट का पहले क्या काम होता है भाई? हीट का काम होता है कि काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देना। तो जब इम्प्योरिटी की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, दूसरा यहाँ सांद्रता का अंतर है,
कंसंट्रेशन का अंतर है, यहाँ सारी इम्प्योरिटी, ये सारा प्योर। तो सांद्रता के अंतर के कारण, कंसंट्रेशन के डिफरेंस के कारण, और दूसरा हीट मिलने से इस इम्प्योरिटी की क्या हो गई है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई है। तो ये इजिली डिफ्यूज हो जाते हैं, इम्प्योरिटी एटम इसमें घुसने लगते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जहां जहां इम्प्योरिटी मिलती जाएगी, ठीक, तो मान लो ये इम्प्योरिटी थी तो इस जगह तो इम्प्योरिटी ज्यादा होगी, तो यहाँ पर हमारे पास अशुद्धि जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो ये मैं अशुद्धि के परमाणु बता देता हूँ जैसे। ठीक है, ये इम्प्योरिटी एटम है हम अपने पास, इम्प्योरिटी वाले। तो इम्प्योरिटी एटम ऐसे घुसते जाएंगे, पर डेप्थ के साथ क्या होगा, इनकी संख्या कम होती जाएगी। मान लो यहाँ तक नहीं पहुंचा है इम्प्योरिटी एटम, ठीक है, अभी इम्प्योरिटी एटम नहीं आया, तो ये हिस्सा अभी भी क्या पड़ा है हमारे पास, ये हिस्सा अभी भी हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर ही पड़ा है। ठीक है, ये प्योर जर्मेनियम या सिलिकॉन पड़ा होगा, और यहां तक इम्प्योरिटी मिल गई, तो यहाँ पर हमारे पास ये हिस्सा जो हो गया वो क्या बन गया, इम्प्योर बन गया। तो ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर बन गया। तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनाने का ये क्या हो गया है अपने पास, तरीका हो गया। ठीक है, ये इम्प्योरिटी एटम्स हैं। ठीक है, ये इम्प्योरिटी एटम्स है, जबरदस्ती हीट मिलने के कारण घुस गए। देख रहे हो, डेप्थ के साथ इनकी जो हमारे पास क्या नंबर ऑफ इम्प्योरिटी एटम है कम होते जाएंगे, पहले ज्यादा है, फिर कम है, फिर थोड़े और कम होते होते कम, ऐसे, और जहां तक नहीं पहुंच पाए वो अभी तक वहां प्योर बनाए, फिर उस तरफ लेट करके फिर भट्टी में लग जाते हैं, फिर उसको इम्प्योर बनाते हैं। तो इम्प्योर बनाने का तरीका हो गया। ये जो मेथड है ये डिफ्यूजन मेथड कहलाता है। बहुत ही सिंपल है लिखने का तरीका। अगर इसको अगर शब्दों में लिखना पड़े तो हमें क्या बताना है कि हमें सिर्फ एक जर्मेनियम या सिलिकॉन का एक शुद्ध क्रिस्टल का, ये शुद्ध अर्धचालक का एक टुकड़ा लेना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टुक ए स्लैब ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन। आफ्टर देन हम क्या करेंगे, उस पे इसके ऊपर इम्प्योरिटी का लेप कर देंगे और भट्टी में उल्टा टंगा देंगे। भट्टी के अंदर का मतलब है कि वहां पर आप फर्नेस में उसको हीट दे रहे हो, तो फर्नेस में जब हीट मिलता रहेगा तो इम्प्योरिटी एटम का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ना पहला रीजन। सेकंड रीजन क्या है, यहाँ पर कंसंट्रेशन का अंतर है, सांद्रता का अंतर। ठीक है, तो सांद्रता का जो अंतर है और प्लस गतिज ऊर्जा बढ़ना, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना, किसका, इन इम्प्योरिटी वालों का। इन इम्प्योरिटी वालों के लिए ये दो कंसेप्ट लागू होते हैं, उसके कारण ये क्रिस्टल में घुसते जाते हैं। पर डेप्थ के साथ इनकी जो हम कहें डेंसिटी कम होती है, तो डेप्थ के साथ इनकी डेंसिटी इम्प्योरिटी एटम की क्या होगी, कम होगी, तो ये धीरे धीरे कम होते जाएंगे। जहां तक नहीं पहुंचे वो प्योर सेमीकंडक्टर पड़ा है। ठीक है, जहां तक पहुंच गए वो इम्प्योर सेमीकंडक्टर हो गया। तो ये डोपिंग मेथड हो गया। ठीक, अब ये अगर हम देखते हैं अशुद्ध अर्धचालक, शुद्धता के आधार पे शुद्ध अर्धचालक होगा और एक क्या होगा, अशुद्ध। पर अगर इम्प्योरिटी मिलाने के तरीके के हिसाब से अगर हम इसको देखते हैं तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पी टाइप और दूसरा क्या होता है हमारे पास, एन टाइप। तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अशुद्ध अर्धचालक भी कौन से होते हैं, दो प्रकार के, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो अब पी टाइप कैसे बनता है और एन टाइप कैसे बनता है उसको देखते हैं अपने। ठीक है, तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हम देखते हैं कि कैसे क्या है, और एग्जाम में जो प्रश्न पूछते हैं उससे रिलेटेड हम देखते हैं। तो अभी यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको दिख रहा होगा, अच्छे से समझाया है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करके पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन इसके बाद हम जो है अगला जो पॉइंट है वो इम्प्योरिटी मिलाने का तरीका बता दें। तो इम्प्योरिटी कौन कौन सी मिलाते हैं और कैसे पी टाइप का बनेगा और कैसे एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा उसको देखते हैं हम। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाने हैं। तो इसके लिए मैंने बहुत ही छोटी सी एक शॉर्ट ट्रिक बना रखी है, आप उसको याद रखेंगे तो इजी याद रहेगा। देखो, हमें क्या पता है कि हमें ये पता है कि सेमीकंडक्टर शुद्ध और अशुद्ध थे। अब अशुद्ध में भी दो प्रकार हो गए। अशुद्ध में दो प्रकार कौन से हो गए, एक हो गया पी टाइप और एक हो गया हमारे पास एन टाइप। तो देखेंगे, इसको याद रखते हैं, बहुत ही इजी ट्रिक है। एक लिखते हैं अपन P3N5, ठीक है, और एक मैं लिखता हूं बगल में 3। ठीक है, बगल में 3, और एक मैं लिखता हूं सब पांचवी पास है। ठीक है,
सब पांचवी पास है। बहुत इजी ट्रिक है, आसानी से आपको याद रहेगी। और ये अपने पी टाइप और एन टाइप के लिए ये वाला तो मैंने समझा ही दिया, इसको हटा देता हूं, ठीक है, थोड़ी जगह मिल जाएगी हमें। तो देखेंगे ये जो लिखा है ना P3N5, इसको याद करने के लिए मैंने ऐसा बनाया है, क्योंकि एग्जाम टाइम में क्या है, कंफ्यूजन आ जाता है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए देखो, N का मतलब तो पहले समझ लेंगे, N का मतलब है नेगेटिव टाइप क्रिस्टल। जैसे शॉर्ट फॉर्म में सीधा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में सीधा क्या बोल देते हैं, N टाइप सेमीकंडक्टर। वैसे बेसिक असली नाम तो ये होता है। इसी तरीके से P का मतलब क्या है, ये N का मतलब नेगेटिव है, तो P का मतलब इजी याद रहेगा आपको, P का मतलब है पॉजिटिव टाइप क्रिस्टल, ठीक है। जैसे शॉर्ट फॉर्म में सीधा क्या बोल देते हैं, P टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक। अब ये जो लिखा है इस लाइन को अपने को सीधा ऐसे याद रखना है, बगल में 3, ठीक है। और ये क्या याद रखना है, ये वाली लाइन तो ऐसे हो गई, और ये वाली लाइन क्या याद रखनी है, सब पांचवी पास है, ठीक है। इस ट्रिक से आपको क्या है, बहुत इजी याद रहेगा, और एग्जाम में जितने प्रश्न आते हैं वो यहाँ सारे कवर होंगे। कैसे देखेंगे, देखो सबसे पहले तो ये जो पाँव में हमने लिखा है ना, ये पाँव में लिखा है 3 और 5, तो यहाँ जो ये 3 5 कर रहे हैं ना, इस 3 5 को समझो। देखो 3 का मतलब है थर्ड कॉलम, 3 का मतलब क्या है कि जो आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है, उसका तीसरे कॉलम की बात हो रही है, ठीक है। हिंदी में तृतीय वर्ग अशुद्धि, ठीक है। तो तृतीय वर्ग की अशुद्धि मिला दें, किसमें, प्योर में, क्योंकि अशुद्धि मिलाने से ही तो इम्प्योर बन रहा है। तो तृतीय वर्ग की अशुद्धि मिला दे तो कौन सा बनेगा, पी टाइप। इसलिए क्या याद रखना है, P3। P3 का मतलब क्या हो गया, थर्ड कॉलम की इम्प्योरिटी प्योर सेमीकंडक्टर में जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास P प्रकार का अर्धचालक बनता है। इसी तरीके से 5 से क्या याद रखना है, 5 से याद रखना है कि फिफ्थ कॉलम की, ये आवर्त सारणी के कौन से हैं, ये फिफ्थ कॉलम में आती है, थर्ड कॉलम के हैं, ये फिफ्थ कॉलम की अशुद्धियों के नाम है, ठीक है। तो प्योर सेमीकंडक्टर में अगर आप फिफ्थ कॉलम की अशुद्धि मिला देते हो तो कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो क्लियर कट आपको याद रहेगा, कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा कि तीसरी की अशुद्धि मिलाने से क्या बनता है और पांचवी की अशुद्धि मिलाने से क्या याद बनता है। तो अपने को याद रखना है सिर्फ P3N5, मतलब दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा, थर्ड कॉलम की इंप्योरिटी से क्या बनता है, पी टाइप, और फिफ्थ कॉलम की इंप्योरिटी मिला देने से, प्योर सेमीकंडक्टर में मिला देने से कौन सा बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये थर्ड कॉलम की इंप्योरिटी पे कुछ पिछले सालों में ये प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। ऐसे पूछता है, शुद्ध जर्मेनियम में बोरोन मिला देने पर किस प्रकार का अर्धचालक बनेगा। तो ऐसे तो थर्ड कॉलम में ये गिनती के 3-4 नहीं है, और भी एलिमेंट्स आते हैं। फिफ्थ कॉलम में भी ये गिनती के 2-3 नहीं, और भी एलिमेंट्स है, पर अभी तक इनसे ही प्रश्न पूछा गया तो उनकी अपन ने ट्रिक बना ली, ठीक है। तो बहुत इजी रहेगा, याद रहेगा, सारी आवर्त सारणी याद नहीं कर सकते तो सीधा याद रखना है भाई, बगल में 3, B फॉर बोरॉन, Ga का मतलब गैलियम, Al का मतलब एल्यूमिनियम। देखो मे को इंग्लिश में इन बोलते तो इनसे याद आ जाएगा इंडियम, ठीक है। तो बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, ये थर्ड कॉलम इंप्योरिटी है जिसको शॉर्टकट में याद रखना है, बगल में 3, ठीक है। तो ये इनमें से कुछ भी पूछ ले, बोरॉन का पूछा हुआ है प्रश्न, अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि भाई शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर हमने इंडियम मिला दिया तो बताओ किस प्रकार का अर्धचालक बनेगा। तो भाई सीधा याद रखना है, बगल में 3 का मतलब बगल में 3, तो मे के अंदर क्या मतलब होता है, इंडियम, इंग्लिश में इन बोलते, इनसे इंडियम याद आएगा, इंडियम का मतलब 3 से क्या याद आएगा, P3N5 यानी P प्रकार का अर्धचालक। तो डायरेक्ट आप एक जो कॉम्बिनेशन है सीरीज वो आप बना सकते हो और याद रहेगा। ऐसी ये सब पांचवी पास है, तो सब का मतलब क्या है, एंटीमनी, फास्फोरस, आर्सेनिक, ठीक। तो सीधा ऐसे पूछा हुआ है कि अगर जर्मेनियम में आर्सेनिक मिला दिया जाए तो किस प्रकार का अर्धचालक बनेगा। तो हमें क्या याद रखना है, आर्सेनिक, आर्सेनिक से क्या याद आएगा, सब पांचवी पास है, ठीक है। पांचवी पास मतलब 5 का मतलब फिफ्थ कॉलम की इंप्योरिटी हुई है, और P3N5 से क्या बना, P3N5 मतलब नेगेटिव टाइप क्रिस्टल।
तो यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर कट आपको समझ आ पाएंगे। ठीक, तो P3N5 बगल में 3 और सब 5वीं पास है। आप इसको याद रखोगे तो बहुत इजीली आपको सेमीकंडक्टर का बेसिक जो है बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और समझ आ जाएगा। ठीक, देखिए अभी मैंने डायग्राम क्यों नहीं मिटाया, चलो इसको हम दोबारा बना लेंगे, कोई बात नहीं, इसको मिटाता हूँ। तो यहाँ पर अब अपन इम्प्योरिटी मिलने के बाद क्या होता है, उनका कैसे प्रभाव रहता है क्रिस्टल के अंदर, क्या कंडक्टिविटी कैसे बढ़ती है, वो अपने को देखना है। ठीक, तो यहाँ इसको थोड़ा सा एक मैं अभी बता देता हूँ, इसको आप रखने का प्रयास कर लेना और फिर बाद में जब यहाँ पे इसका जब मैं सारा समझा दूंगा तो अपने आप समझ आ जाएगा क्या। ठीक है, ये जो थर्ड कॉलम की जो इम्प्योरिटी है ना, इनका जो नाम है वो है ग्राही अशुद्धि। ठीक है, ग्राही अशुद्धि भी बोला जाता है इनको। ग्राही अशुद्धि का मतलब क्या है, असेप्टर बोलते हैं इनको। ठीक है, असेप्टर इम्प्योरिटी। इसी तरीके से ये जो 5वीं वर्ग की है इनको बोलते हैं दाता, दाता अशुद्धि नाम है इनका। ठीक है, ये ग्राही अशुद्धि इम्प्योरिटी, असेप्टर इम्प्योरिटी, और ये दाता, इसको क्या बोलते हैं, डोनर, डोनर इम्प्योरिटी। तो ये चीज याद रख लेना है और फिर इसके बाद जब मैं अब इसका स्ट्रक्चर में इसको समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे ये सब चल रहा है। ठीक है, मिटा दे इसको। चलिए, अब इसके बाद में हम बहुत अच्छे से अब तक समझ गए होंगे ये कैसे बनता है P3N5 बगल में 3 से, यानी 2 प्रकार के सेमीकंडक्टर हो गए, P प्रकार का और N प्रकार का अर्धचालक। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले P प्रकार का अर्धचालक समझेंगे और P प्रकार के अर्धचालक से पहले ये जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसके अंदर हम इसको एक बार फिर बनाएंगे और फिर इसको समझाएंगे, तो आगे अपन उसको देखते हैं। ठीक है, चलो मैं इसको अब मिटा देता हूं। ठीक है, तो बच्चों देखो अब हमने क्या करना है, पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ना है। हमने क्या पढ़ना है अभी, हमने पढ़ना है पी प्रकार का अर्धचालक, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अशुद्ध अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, पी और एन। तो सबसे पहले पी पढ़ते हैं, पर इससे पी से भी पहले हम इसमें एक छोटी सी चीज देखते हैं, वो पढ़ते हैं हम होल थ्योरी, होल सिद्धांत। ठीक है, होल सिद्धांत। तो होल थ्योरी पढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं, फिर हमें थोड़ा और आसानी से समझ आएगा। तो ये होल थ्योरी क्या बोलती है, होल नाम का वैज्ञानिक था, उसने क्या बताया, उसने ये बताया कि ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये मूवमेंट करता है, मान लो ये पहले ए स्थान पर था इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया, बी स्थान पर पहुंच गया। तो ए से बी पर पहुंच गया, तो यानी ए पर इसकी अनुपस्थिति हो गई। अब ए पर तो है नहीं भी, वो अब कहां पहुंच गया, बी पर पहुंच गया। तो कह रहा है कि जो इसकी अनुपस्थिति है ना, उसको भी एक खाली स्थान मानो, एक रिक्तिका मानो, एक कोटर मानो हिंदी के अंदर। ठीक है, रिक्तिका, ऐसे मतलब एक वैकेंसी है ये हमारे पास। तो इस वैकेंसी को ही वो क्या बोलता है, इस वैकेंसी को ही क्या नाम दे रहा है, ये जो खाली स्थान बनाया है, इस वैकेंसी को ही वो कह रहा है होल। मतलब वो कह रहा है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द प्रेजेंस ऑफ होल। भाई इलेक्ट्रॉन है, चला गया, हमारे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है इसके अंदर। चालक के अंदर बात करते हैं, ये चालक का देखो, आप चालक का कंसेप्ट समझोगे, ये मान लो ये कोई तांबे का तार है, इस तांबे के तार में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं भाई, तभी तो हम कह रहे हैं कि करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और यहाँ बेसिक देखें, अब मान लो ए से बी की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तीर का निशान इस तरफ बनाया ना, तो कन्वेंशनली हम क्या मानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है तो करंट का पाथ, धारा का जो पाथ है वो कहाँ होगा, वो इसके विपरीत होगा। धारा का पाथ क्या होगा, इसके विपरीत। तो अब तार में से इलेक्ट्रॉन यूं ऐसे जाते रहेंगे, तो पीछे कोई खाली स्थान बचा है, तो खाली स्थान ही है, उसको कोई मतलब नहीं है। क्रिस्टल के अंदर मतलब निकलता है केवल। कंडक्टर
की बात कर रहे हैं, तार की बात कर रहे हैं, चालक की बात कर रहे हैं, तो चालक में तो इलेक्ट्रॉन भाई स्थान छोड़ेंगे, स्थान छोड़कर आगे जाएंगे तभी तो करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो वहां कोई ऐसे ये खड्डा या खाली जगह नहीं बनती, उसमें कुछ नहीं है, खाली जगह तो खाली जगह ही है। तो कंडक्टर के अंदर ये होल थ्योरी कोई काम नहीं करती, बट क्रिस्टल में काम करती है। ठीक है, तो ये क्रिस्टल के अंदर काम करती है होल थ्योरी, तो उस क्रिस्टल के लिए ही वो बता रहा है, वो कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर स्थान छोड़कर चला गया तो एक नया कण बनेगा। ठीक है, वो एक खाली स्थान ही है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन गया तो भाई गया, बी से आगे सी पर जाएगा, बी से आगे सी पर चला गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, बट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पर होल थ्योरी, होल साइंटिस्ट क्या बोलता है, कहता है कि नहीं, होल इलेक्ट्रॉन का स्थान छोड़ देने पर जो खाली स्थान बचा है, ठीक है, ये जो रिक्तिका लिखा है और देसी भाषा में लिख देता हूँ खाली स्थान, एकदम खाली जगह, उस खाली जगह को कह रहा है कि होल बोल रहे हैं अपन, उस खाली जगह को इंग्लिश में वैकेंसी या होल बोल रहे हैं। और होल की क्या विशेषता बता रहा है, होल की क्या विशेषता बता रहा है कि होल एक कण की तरह व्यवहार करता है। खाली स्थान था, पर वो कह रहा है कि खाली स्थान मत मानो भाई, उसको एक कण मान लो। ठीक है, एक कण की तरह व्यवहार करता है, एक कण की तरह व्यवहार करता है, मतलब एक पार्टिकल ही मान लिया इसमें, है नहीं कुछ भी, खाली जगह है, पर खाली जगह को भी कण मान के कह रहे हैं कि कण मान, कण मानेंगे तो कुछ वेट होगा, कुछ होगा, तो कह रहे हैं कि होल का जो मास है, यानी मैं यहां लिख रहा हूं मास ऑफ होल, एच लिख रहा हूं, इक्वलेंट टू क्या होता है, मास ऑफ प्रोटोन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के साथ में प्रोटोन होता है ना, ठीक है, नाभिक के अंदर जो प्रोटोन पाया जाता है, कह रहा है उसका इक्विवेलेंट मानो, मतलब प्रोटोन के द्रव्यमान के बराबर मानो। ठीक है, प्रोटोन के द्रव्यमान के बराबर, मतलब होल का द्रव्यमान प्रोटोन के द्रव्यमान के बराबर मानो, एक कण की तरह व्यवहार करेगा। और सबसे विशेष बात क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है भाई नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव, तो कह रहा है कि इस पर चार्ज जो होगा, ठीक है, वो चार्ज क्या होगा, प्लस ई, मतलब पॉजिटिव चार्ज मानो। क्रिस्टल में लागू होती है होल थ्योरी, बिल्कुल सटीक है, पढ़नी पड़ेगी, इसलिए इसको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यानी नेचर में वो पॉजिटिव चार्ज है, पर पॉजिटिव चार्ज कैसा है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो कि किसके इक्विवेलेंट होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। ठीक है, ये जो चार्ज लिखा है मैंने, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उतना, क्या उतना ही चार्ज है, बस नेचर कैसा है, प्लस का है, ये नेचर कैसा है, प्लस का है। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो होल थ्योरी क्या बोलती है कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द प्रेजेंस ऑफ होल, मतलब इलेक्ट्रॉन के चले जाने पर पीछे बचा खाली स्थान होल कहलाता है, और होल एक कण की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करे, बिहेविंग लाइक ए पार्टिकल, एंड मास ऑफ दैट पार्टिकल इक्वलेंट टू मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक, एंड चार्ज आल्सो इक्वल टू प्रोटॉन। ठीक है, प्लस ही, तो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये याद रखना है। तो ये होल थ्योरी है। तो याद रखना है, ये जो तार मैंने बनाया है, चालक बनाया है, चालक में केवल एक प्रकार का ही चार्ज कैरियर है, चार्ज कैरियर। ठीक है, चार्ज कैरियर, भाई मेरे को इंग्लिश थोड़ी कम आती है, देख लेना। ठीक है, तो ये जो चार्ज कैरियर है हमारे पास, वो हमारे पास आवेश वाहक बोलते हैं हिंदी में, आवेश वाहक, वो होता है केवल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तार में, चालक में जो चार्ज कैरियर है वो केवल क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। ठीक, क्रिस्टल के अंदर क्या हो गए, क्रिस्टल के अंदर दो प्रकार के आवेश वाहक हो गए, दो प्रकार के चार्ज कैरियर्स हो गए। ठीक है, दो प्रकार के चार्ज कैरियर हो गए हमारे पास। कौन कौन से हो गए दो प्रकार के चार्ज कैरियर, एक तो हो गए दो प्रकार के आवेश वाहक, दो प्रकार के चार्ज कैरियर्स हो गए। एक तो हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या हो गया, होल। तो क्रिस्टल के अंदर ये चीजें लागू होती हैं। ठीक है, क्रिस्टल के अंदर ये लागू होती है, और होल थ्योरी मैंने यहां सामने लिख दी है। आपसे होल सिद्धांत कुछ बोलेगा तो आपको सीधा यही बताना है, होल वैज्ञानिक के अनुसार इलेक्ट्रॉन स्थान
जब छोड़ देता है तो पीछे बची रिक्तिका को, पीछे बचे खाली स्थान को, पीछे बचे क्वार्टर को, ठीक है, हम होल बोलते हैं। ठीक है, वैकेंसी जो बच जाती है उसको होल बोलते हैं। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन द प्रेजेंस ऑफ होल, यही होल थ्योरी है। और ये पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, प्रोटॉन के इक्विवेलेंट मान लेते हैं और इतना ही चार्ज मान लेते हैं। तो क्रिस्टल जो भी आप जर्मेनियम लो, सिलिकॉन लो, तो क्रिस्टल थ्योरी के अंदर होल थ्योरी लागू होगी। तो क्रिस्टल के अंदर ये दो प्रकार के आवेश वाहक होते हैं, जबकि चालकों में केवल एक प्रकार का आवेश वाहक होता है, चार्ज कैरियर केवल एक प्रकार का होता है, और वो कौन सा होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये और थोड़ा सा बेसिक था, वो आपको समझ आ जाएगा। अब इसके बाद में हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को पढ़ते हैं और फिर उसके बाद एन टाइप सेमीकंडक्टर को देखते हैं। तो इम्प्योरिटी मिलाने का तरीका हमने बता दिया। डोपिंग के अंदर जो पर्टिकुलर जो मेथड था वो था डिफ्यूजन मेथड, मिश्रण विधि थी वो बताई थी। अब डिफ्यूजन मेथड के बाद इसमें क्या कुछ होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो अब हम जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर को देखेंगे।